Q1 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित दलों पर विचार करें। 1. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 2. ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। 3. हिंदू महासभा। 4. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल ने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया? ए होल केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 1 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। उत्तर ए केवल 1। व्याख्या। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने ही भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया और इसमें सक्रिय रूप से भाग लिया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। इसने आंदोलन का विरोध किया और विभाजन की अपनी मांग पर अड़ी रही। हिंदू महासभा। सावरकर के नेतृत्व में महासभा ने इस आंदोलन का बहिष्कार किया और इसे असामयिक माना। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। रूस के मित्र देशों ब्रिटेन सहित के साथ युद्ध में शामिल होने के कारण इस दल ने आंदोलन का विरोध किया था। Q2 निम्नलिखित में से किस सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने रियासतों में ब्रिटिश हस्तक्षेप और देशी शासकों के खिलाफ आंदोलन कर रहे लोगों को नैतिक समर्थन देने का फैसला किया? ए हरिपुरा सत्र 1938, बी रामगढ़ अधिवेशन 1940, सी लखनऊ अधिवेशन 1936, डी फैजपुर अधिवेशन 1936। उत्तर ए हरिपुरा सत्र 1938। व्याख्या। हरिपुरा सत्र 1938 सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में कांग्रेस ने पहली बार रियासतों के लोगों के संघर्ष प्रजामंडल को अपना नैतिक समर्थन दिया। रामगढ़ 1940 यहां कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग दोहराई थी, लेकिन रियासतों के मुद्दे पर मुख्य निर्णय हरिपुरा में हुआ था। लखनऊ 1936 नेहरू की अध्यक्षता वाले इस सत्र में समाजवाद पर जोर दिया गया था। फैजपुर 1936 ये गांव में होने वाला पहला अधिवेशन था जो मुख्य रूप से कृषि सुधारों पर केंद्रित था। Q3 महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच वैचारिक मतभेदों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. जहां गांधी जी ग्राम गणराज्यों के समर्थक थे, वहीं बोस तीव्र प्रगति के लिए एक दलीय नियंत्रित राज्य के पक्ष में थे। 2. गांधी जी विकेंद्रीकृत ग्राम आधारित अर्थव्यवस्था के पक्षधर थे, जबकि बोस औद्योगिकीकरण के पक्षधर थे। 3. गांधी जी एक धर्मशासित हिंदू राज्य के समर्थक थे, जबकि बोस धर्मनिरपेक्षता के प्रति प्रतिबद्ध थे। 4. बोस समाजवादी क्रांति के माध्यम से जाति व्यवस्था को समाप्त करने के पक्ष में थे, जबकि गांधी का लक्ष्य सामाजिक और नैतिक प्रेरणा के माध्यम से इसमें सुधार करना था। 5. गांधी जी ने नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा पर जोर दिया, जबकि बोस ने आधुनिक वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा पर जोर दिया। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए होल केवल 2, बी होल केवल 3, सी होल केवल 4, डी होल सभी 5। उत्तर सी केवल 4। व्याख्या। कथन 3 गलत है। गांधी जी कभी भी धर्मशासित हिंदू राज्य के समर्थक नहीं थे। वे सर्वधर्म समभाव और धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखते थे। कथन 1, 2, 4 और 5 सही हैं। बोस केंद्रीकृत राज्य, भारी उद्योगों और आधुनिक विज्ञान के पक्षधर थे, जबकि गांधी जी ग्राम स्वराज, कुटीर उद्योगों और नैतिक सुधारों के माध्यम से समाज को बदलना चाहते थे। Q4 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन आई ब्रिटिश प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने अक्टूबर 1939 में पद से इस्तीफा दे दिया। कथन 2 ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नेताओं से परामर्श किए बिना या निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की सहमति प्राप्त किए बिना द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की भागीदारी की घोषणा की। कथन 3 महात्मा गांधी सहित कांग्रेस नेताओं को अक्टूबर 1939 में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए होल कथन 2 और कथन 3 दोनों सही हैं और दोनों कथन आई की व्याख्या करते हैं। बी होल कथन 2 और कथन 3 दोनों सही हैं, लेकिन उनमें से केवल एक ही कथन आई की व्याख्या करता है। सी होल कथन 2 और 3 में से केवल एक ही सही है और वो कथन आई की व्याख्या करता है। डी होल ना तो कथन 2 और न ही कथन 3 सही है। उत्तर सी कथन 2 और 3 में से केवल एक ही सही है और वह कथन आई की व्याख्या करता है। व्याख्या। कथन आई सही है। कांग्रेस सरकारों ने 1939 में इस्तीफा दिया था। कथन 2 सही है। इस्तीफे का मुख्य कारण यही था कि भारत को बिना सहमति के युद्ध में झोंक दिया गया था। यह कथन आई की सही व्याख्या है। कथन 3 गलत है। कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी 1939 में राजद्रोह के लिए नहीं हुई थी, बल्कि बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हुई थीं। Q5 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC अज़रबैजान के 29वें सम्मेलन COP29 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह सम्मेलन सभी के लिए रहने योग्य ग्रह में निवेश विषय पर आयोजित किया गया था। 2.
विकसित देशों ने 2030 से प्रतिवर्ष विकासशील देशों के लिए $1 ट्रिलियन जुटाने पर सहमति व्यक्त की। 3. सम्मेलन में वैश्विक कार्बन बाजार के संचालन हेतु एक समझौते को अपनाया गया। 4. इस शिखर सम्मेलन के दौरान भारत द्वारा ग्रीन क्रेडिट पहल का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य स्वैच्छिक पर्यावरणीय कार्यों को प्रोत्साहित करना है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? A 1 और 4B, 1 और 3C, 2 और 4D, 2 और 3। उत्तर B फॉल 1 और 3। व्याख्या: कथन 1 और 3 सही हैं। COP 29 अज़रबैजान में आयोजित हुआ, जिसकी थीम निवेश पर केंद्रित थी, और यहां पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.4 के तहत कार्बन बाजार के नियमों पर सहमति बनी। कथन 2 गलत है। विकसित देशों ने 2035 तक प्रतिवर्ष $300 बिलियन देने का वादा किया है, न कि $1 ट्रिलियन 2030 से। कथन 4 गलत है। ग्रीन क्रेडिट पहल भारत द्वारा COP 28 दुबई में लॉन्च की गई थी, COP 29 में नहीं। Q6 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन के लिए कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के दौरान बोस को कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का पूर्ण समर्थन मिला। 2. 1939 में बोस के कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। 3. बोस और उनके समर्थकों ने कांग्रेस के बाहर एक स्वतंत्र नई पार्टी के रूप में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? A खोल केवल 1 और 3, B केवल 2C, केवल 1 और 2D, 1, 2 और 3। उत्तर C केवल 1 और 2। व्याख्या: कथन 1 सही है। त्रिपुरी में वामपंथी गुटों और सोशलिस्ट पार्टी ने बोस का साथ दिया था। कथन 2 सही है। बोस के इस्तीफे के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शेष कार्यकाल के लिए अध्यक्षता संभाली थी। कथन 3 गलत है। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कांग्रेस के भीतर एक धड़े के रूप में किया गया था, न कि कांग्रेस से बाहर एक पूरी तरह स्वतंत्र नई पार्टी के रूप में शुरुआती दौर में। Q7 द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के समक्ष अगस्त प्रस्ताव 1940 प्रस्तुत किया। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसने भारत को तुरंत वेस्टमिंस्टर शैली का डोमिनियन दर्जा देने की पेशकश की। 2. पहली बार भारतीयों के अपने संविधान बनाने के अंतर्निहित अधिकार को मान्यता दी गई। 3. मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया, क्योंकि दोनों की मांगें अंग्रेजों द्वारा पूरी कर दी गई थीं। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? A खोल केवल 2B, केवल 1 और 2C, केवल 2 और 3, D 1, 2 और 3। उत्तर A केवल 2। व्याख्या: कथन 1 गलत है। प्रस्ताव में डोमिनियन स्टेटस का वादा किया गया था, लेकिन तुरंत नहीं, बल्कि युद्ध के बाद। कथन 2 सही है। ये पहली बार था जब ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार किया कि भारतीय अपना संविधान स्वयं बनाएंगे। कथन 3 गलत है। कांग्रेस ने इसे ठुकरा दिया क्योंकि वे पूर्ण स्वराज चाहते थे, और मुस्लिम लीग ने इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि विभाजन की स्पष्ट बात नहीं थी। Q8 आधुनिक भारत के इतिहास के संदर्भ में 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन ने एक नए आंदोलन की शुरुआत की, जिसे दिल्ली चलो आंदोलन के रूप में जाना गया। 2. विनोबा भावे के बाद जवाहरलाल नेहरू दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही बने। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल 1 और 2, दोनों D होल न तो 1 और न ही 2। उत्तर C होल 1 और 2 दोनों। व्याख्या: कथन 1 सही है। सत्याग्रही भाषण देने के बाद दिल्ली की ओर कूच करते थे, इसलिए इसे दिल्ली चलो सत्याग्रह भी कहा गया। कथन 2 सही है। आचार्य विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे। Q9 क्रिप्स मिशन 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. किसी भी प्रांत को अलग संविधान बनाने का विकल्प प्रदान किया गया। 2. भारतीयों को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाएगी, ये प्रावधानों में से एक था। 3. प्रांत को भारतीय संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं था। 4. कांग्रेस, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन के प्रावधानों को अस्वीकार कर दिया। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? A केवल 1 और 2, B केवल 2, 3 और 4, C 1, 2, 3 और 4, D केवल 1 और 4। उत्तर D केवल 1 और 4। व्याख्या: कथन 1 सही है। इसमें प्रावधान था कि जो प्रांत संघ में शामिल नहीं होना चाहते वे अपना अलग संविधान बना सकते हैं। कथन 4 सही है। लगभग सभी मुख्य दलों ने इसे अलग अलग कारणों से अस्वीकार कर दिया था। कथन 2 गलत है। इसमें पूर्ण स्वतंत्रता नहीं, बल्कि डोमिनियन स्टेटस की बात थी। कथन 3 गलत है।
प्रांतों को अलग होने, सेसेशन का अधिकार दिया गया था, जिसने विभाजन के बीज बोए थे। Q10 भारत में अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. राज्य सरकारों को अल्पसंख्यक संस्थानों में शिक्षा के पहलुओं को विनियमित करने की अनुमति नहीं है। 2. निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2006 RTE अधिनियम अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों पर लागू नहीं होता है। 3. कोई अल्पसंख्यक संस्थान जो पूर्णतः सरकार द्वारा वित्तपोषित है, अपने छात्रों को धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकता। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? A होल केवल 1 और 2, B केवल 2 और 3, C केवल 3D 1, 2 और 3। उत्तर B केवल 2 और 3। व्याख्या: कथन 1 गलत है। राज्य सरकारें मानक, अनुशासन और शैक्षणिक गुणवत्ता बनाए रखने के लिए विनियमन कर सकती हैं। कथन 2 सही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के अनुसार RTE अधिनियम अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू नहीं होता। कथन 3 सही है। अनुच्छेद 28(1) के अनुसार पूर्णतः सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में धार्मिक शिक्षा निषिद्ध है। Q11 कांग्रेस के अधिवेशनों, उनके अध्यक्षों और महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित तालिका पर विचार करें। कांग्रेस अधिवेशन। अध्यक्ष। महत्व। 1. फैजपुर अधिवेशन। जवाहरलाल नेहरू। गांव में पहला सत्र आयोजित। 2. रामगढ़ अधिवेशन। मौलाना अबुल कलाम आजाद। कांग्रेस ने अंततः घोषणा की कि भारत के लोग पूर्ण स्वतंत्रता के अलावा कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। 3. हरिपुरा सत्र। सुभाष चंद्र बोस। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना वल्लभभाई पटेल के नेतृत्व में की गई थी। उपरोक्त दी गई पंक्तियों में से कितनी पंक्तियों में दी गई जानकारी सही ढंग से सुमेलित है? A खोल केवल 1, B खोल केवल 2, C खोल तीनों, D खोल कोई नहीं। उत्तर B खोल केवल 2। व्याख्या: बिंदु 1 सही है। 1936 का फैजपुर अधिवेशन गांव में होने वाला पहला अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता नेहरू ने की थी। बिंदु 2 सही है। 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में मौलाना आजाद की अध्यक्षता में पूर्ण स्वतंत्रता के संकल्प को दोहराया गया था। बिंदु 3 गलत है। हरिपुरा सत्र 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना तो हुई थी, लेकिन इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, न कि वल्लभभाई पटेल। Q12 निम्नलिखित में से कौन 1942 में क्रिप्स मिशन के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? A होल जवाहरलाल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू। B होल C राजगोपालाचारी और सरदार वल्लभभाई पटेल। C जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद। D मौलाना आजाद और B.R. अंबेडकर। उत्तर C जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद। व्याख्या: विकल्प C सही है। कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर नेहरू और तत्कालीन अध्यक्ष मौलाना आजाद को स्टैफोर्ड क्रिप्स से बातचीत के लिए नियुक्त किया था। अन्य विकल्प सप्रू, पटेल, राजगोपालाचारी और अंबेडकर व्यक्तिगत या अन्य दलों के प्रतिनिधि के रूप में सक्रिय थे, लेकिन वे कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार नहीं थे। Q13 निम्नलिखित में से कौन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी का वर्णन करता है? A संसाधन संरक्षण की नीति, जिसका उद्देश्य पीछे हटने के दौरान आपूर्ति को संरक्षित करना है। B होल एक सामरिक वापसी रणनीति, जिसमें नागरिक आबादी को सुरक्षित क्षेत्रों में स्थानांतरित करना शामिल है। C शत्रु द्वारा परिसंपत्तियों के उपयोग को रोकने के लिए उन्हें जानबूझकर नष्ट करने की सैन्य रणनीति। D असुरक्षित क्षेत्रों को अस्थायी रूप से स्थानीय नियंत्रण में छोड़ने की एक औपनिवेशिक प्रशासनिक रणनीति। उत्तर C शत्रु द्वारा परिसंपत्तियों के उपयोग को रोकने के लिए उन्हें जानबूझकर नष्ट करने की सैन्य रणनीति। व्याख्या: विकल्प C सही है। इस नीति के तहत पीछे हटती सेनाएं फसल, पुल, रेल और संचार साधनों को नष्ट कर देती हैं ताकि दुश्मन उनका लाभ न उठा सके। बंगाल में जापानी आक्रमण के डर से अंग्रेजों ने इसे लागू किया था। अन्य विकल्प ये सामान्य युद्ध रणनीतियों या प्रशासनिक निर्णयों से संबंधित हैं, स्कॉच्ड अर्थ के विशिष्ट अर्थ से नहीं। Q14 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का तात्कालिक कारण क्या था? A होल वायसराय लिनलिथगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से डोमिनियन का दर्जा देने से इनकार। B होल भारत में संवैधानिक संकट को हल करने में क्रिप्स मिशन की विफलता। C होल गांधी जी के व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का ब्रिटिशों द्वारा दमन। D रियासतों से संबंधित वेवेल योजना की विफलता। उत्तर B भारत में संवैधानिक संकट को हल करने में क्रिप्स मिशन की विफलता। व्याख्या: विकल्प B सही है। क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद भारतीयों को लगा कि अंग्रेज सत्ता छोड़ना नहीं चाहते। गांधी जी ने इसके बाद ही करो या मरो का नारा दिया।
अगस्त प्रस्ताव 1940, ये आंदोलन से काफी पहले की घटना थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह, ये भारत छोड़ो आंदोलन से पहले का एक सीमित चरण था। वेविल योजना 1945, ये आंदोलन समाप्त होने के बाद की घटना है। Q15, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में कुछ निर्देश जारी किए हैं जिनका पालन सरकार द्वारा नागरिकों की संपत्तियों को ध्वस्त करने से पहले किया जाना आवश्यक है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? एक, न्यायालय ने निर्देश दिया कि कार्यकारी अधिकारी किसी नागरिक की संपत्ति को केवल इस आधार पर ध्वस्त कर सकते हैं कि वह किसी अपराध में आरोपी है। 2, ध्वस्तीकरण से पहले संपत्ति के मालिक को 15 दिन पहले नोटिस देना होगा। 3, उक्त निर्देश सड़क जैसे सार्वजनिक स्थानों पर निर्मित अनधिकृत संरचनाओं के मामले में भी लागू होंगे। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। A केवल 1 और 3B केवल 2, C केवल 3D केवल 2 और 3। उत्तर B फॉल केवल 2। व्याख्या, कथन 1 गलत है। न्यायालय ने स्पष्ट कहा है कि सिर्फ आरोपी होने के आधार पर संपत्ति नहीं गिराई जा सकती, इसे बुलडोजर न्याय के खिलाफ माना गया। कथन 2 सही है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया दिशा निर्देशों के अनुसार 15 दिन का पूर्व नोटिस अनिवार्य है। कथन 3 गलत है। ये निर्देश सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों या रेलवे लाइनों पर किए गए अवैध कब्जों, अतिक्रमण पर लागू नहीं होते हैं। Q16, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समाज के विभिन्न वर्गों को गांधीजी के निर्देशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, सविनय अवज्ञा के रूप में सरकारी कर्मचारियों को अपने पदों से इस्तीफा देने के लिए कहा गया। 2, सैनिकों को सलाह दी गई कि वे सेवा में बने रहें, लेकिन साथ ही भारतीयों पर गोली न चलाएं। 3, छात्रों को अपनी शिक्षा जारी रखने और राजनीतिक भागीदारी से बचने का निर्देश दिया गया। 4, किसानों को निर्देश दिया गया कि वे ब्रिटिश सरकार का समर्थन करने वाले जमींदारों को लगान न दें। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? A होल केवल 1 और 2, B केवल 2 और 4, C केवल 3 और 4D केवल 1, 2 और 4। उत्तर B केवल 2 और 4। व्याख्या, कथन 1 गलत है। गांधीजी ने कर्मचारियों से इस्तीफा देने के बजाय कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा घोषित करने को कहा था। कथन 2 सही है। सैनिकों को नौकरी न छोड़ने पर भारतीयों पर गोली न चलाने का निर्देश था। कथन 3 गलत है। गांधीजी ने कहा था कि यदि छात्र आत्मविश्वास रखते हैं तो वे पढ़ाई छोड़ सकते हैं। कथन 4 सही है। उन्होंने किसानों से कहा था कि जो जमींदार सरकार विरोधी हैं उन्हें लगान दें, लेकिन ब्रिटिश समर्थक जमींदारों को लगान न दें। Q17, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के संदर्भ में छोटूभाई पुराणिक, अच्युत पटवर्धन और सुचेता कृपलानी को उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। A, पूर्वी भारत में किसान विद्रोहों का आयोजन। B, ग्रामीण जिलों में समानांतर सरकारें स्थापित करना। C, ब्रिटिश अधिकारियों के साथ गुप्त वार्ता करना। D, नेतृत्व की गिरफ्तारी के बाद भूमिगत प्रतिरोध का नेतृत्व करना। उत्तर D, नेतृत्व की गिरफ्तारी के बाद भूमिगत प्रतिरोध का नेतृत्व करना। व्याख्या, विकल्प D सही है। मुख्य नेताओं की गिरफ्तारी के बाद इन युवा नेताओं ने गुप्त रेडियो जैसे उषा मेहता और क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से आंदोलन को जीवित रखा। अन्य विकल्प, हालांकि आंदोलन के दौरान समानांतर सरकारें बनी थीं जैसे बलिया में, लेकिन यहां दिए गए नाम मुख्य रूप से भूमिगत अंडरग्राउंड नेटवर्क के लिए प्रसिद्ध हैं। Q18, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में महात्मा गांधी ने फरवरी 1943 में उपवास क्यों शुरू किया? A, मुस्लिम लीग के प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का विरोध करना। B, होल बंगाल के अकाल से निपटने में ब्रिटिश विफलता के विरुद्ध। C, होल भारत छोड़ो आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों द्वारा क्रूर बल प्रयोग के खिलाफ। D, होल भारतीयों को तत्काल सत्ता हस्तांतरण की मांग करना। उत्तर C, भारत छोड़ो आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों द्वारा क्रूर बल प्रयोग के खिलाफ। व्याख्या, विकल्प C सही है। जेल में रहते हुए गांधीजी ने सरकार द्वारा आंदोलनकारियों पर किए जा रहे अत्याचारों के खिलाफ 21 दिनों का उपवास किया था। अन्य विकल्प, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 1946 की घटना है। अकाल 1943 में ही था, लेकिन उपवास का मुख्य कारण राजकीय हिंसा का विरोध था। Q19, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में राजगोपालाचारी फॉर्मूले के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन I, महात्मा गांधी ने राजगोपालाचारी फॉर्मूले का विरोध किया। कथन 2, इस फॉर्मूले में मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लिया गया था। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? A, खहोल कथन I और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन I की व्याख्या करता है। B, होल कथन I और कथन 2 दोनों सही हैं, लेकिन कथन 2 कथन I की व्याख्या नहीं करता है। C, होल कथन I सही है, लेकिन कथन 2 गलत है। D, कथन I गलत है, लेकिन कथन 2 सही है। उत्तर D,
कथन आई गलत है लेकिन कथन 2 सही है। व्याख्या। कथन आई गलत है। गांधी जी ने वास्तव में इस फॉर्मूले का समर्थन किया था और इसी आधार पर जिन्ना से बातचीत भी की थी। कथन 2 सही है। इस फॉर्मूले ने अप्रत्यक्ष रूप से आत्मनिर्णय के अधिकार के माध्यम से पाकिस्तान की अवधारणा को स्वीकार किया था, बशर्ते कि जनमत संग्रह हो। Q20 पवन ऊर्जा उत्पादन के संदर्भ में रिपावरिंग शब्द का सबसे अच्छा अर्थ उस स्थिति से है जहां एक कृषि क्षेत्र में एक हरित क्षेत्र पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाता है। B पुराने पवन टरबाइनों को पूरी तरह से नए टरबाइनों से बदल दिया जाता है। C ऊर्जा उत्पादन में सुधार के लिए पवन टरबाइन की ऊंचाई बढ़ाई जाती है। D मौजूदा पवन टरबाइनों का जीवनकाल बढ़ाने के लिए सुरक्षा उपाय किए जाते हैं। उत्तर B फौलौली पुराने पवन टरबाइनों को पूरी तरह से नए टरबाइनों से बदल दिया जाता है। व्याख्या। विकल्प B सही है। रिपावरिंग का मतलब है कम क्षमता वाले पुराने टरबाइनों को हटाकर वहां नई तकनीक के उच्च क्षमता वाले टरबाइन लगाना ताकि उसी जगह से अधिक बिजली पैदा हो सके। Q21 निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार करें। 1 लॉर्ड पेथिक लॉरेंस, 2 स्टैफोर्ड क्रिप्स, 3 A.V. अलेक्जेंडर, 4 सर जॉन साइमन। उपरोक्त में से कितने लोग 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन के सदस्य थे? A केवल 2, B केवल 3, C केवल 1। उत्तर B केवल 3। व्याख्या। बिंदु 1, 2 और 3 सही हैं। कैबिनेट मिशन में यही 3 सदस्य शामिल थे। बिंदु 4 गलत है। सर जॉन साइमन 1927 के साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे, वे कैबिनेट मिशन का हिस्सा नहीं थे। Q22 निम्नलिखित जानकारी पर विचार करें। भारत में असफल क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने के बाद वे 1915 में जापान भाग गए। उन्होंने टोक्यो में इंडियन क्लब की स्थापना की और भारतीय स्वतंत्रता के लिए अखिल एशियाई समूहों में सक्रिय रूप से काम किया। 1942 में वे इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के अध्यक्ष बने। उपर्युक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व का सबसे अच्छा वर्णन किया गया है? A मोहन सिंह, B रास बिहारी बोस, C लाला हरदयाल, D V.D. सावरकर। उत्तर B रास बिहारी बोस। व्याख्या। रास बिहारी बोस, इन्होंने 1912 के दिल्ली षड्यंत्र के बाद जापान में शरण ली, वहां इंडियन क्लब बनाया और 1942 में बैंकॉक सम्मेलन के दौरान इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के अध्यक्ष चुने गए। मोहन सिंह, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना ईना की शुरुआत की थी, लेकिन लीग के अध्यक्ष बोस थे। लाला हरदयाल, ये गदर पार्टी से जुड़े थे और मुख्य रूप से अमेरिका कनाडा में सक्रिय थे। V.D. सावरकर, ये उस समय भारत में थे और हिंदू महासभा से जुड़े थे। Q23 भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। समानांतर सरकार। संबद्ध नेता। 1 बलिया चित्तू पांडे, 2 तामलुक सतीश चंद्र सामंत, 3 सतारा नाना पाटिल। उपरोक्त युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? A केवल 1, B केवल 2, C तीनों, D कोई नहीं। उत्तर C तीनों। व्याख्या। युग्म 1 सही है। बलिया यूपी में चित्तू पांडे ने पहली समानांतर सरकार बनाई थी। युग्म 2 सही है। तामलुक बंगाल में जातीय सरकार के प्रमुख सतीश चंद्र सामंत थे। युग्म 3 सही है। सतारा महाराष्ट्र में नाना पाटिल और Y.B. चव्हाण ने सबसे लंबे समय तक चलने वाली प्रति सरकार बनाई थी। Q24 आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान 1945 की वेविल योजना का हिस्सा थे? 1 इसमें द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद एक संविधान सभा की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया। 2 गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के सभी सदस्य भारतीय होंगे। 3 गवर्नर जनरल भारतीय मंत्रियों की सलाह के आधार पर वीटो शक्ति का प्रयोग करेगा। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। A केवल 1, B केवल 1 और 2, C केवल 1 और 3, D केवल 3। उत्तर D केवल 3। व्याख्या। कथन 1 गलत है। संविधान सभा का प्रस्ताव मुख्य रूप से क्रिप्स मिशन 1942 और बाद में कैबिनेट मिशन में था। वेविल योजना मुख्य रूप से कार्यकारी परिषद के पुनर्गठन पर केंद्रित थी। कथन 2 गलत है। वायसराय, गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ को छोड़कर बाकी सभी सदस्य भारतीय होने थे। कथन 3 सही है। यह प्रावधान था कि वायसराय अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग अकारण नहीं करेगा, बल्कि मंत्रियों की सलाह पर करेगा। Q25 हाल ही में आयोजित जैविक विविधता पर सम्मेलन के पक्षकारों के सम्मेलन CBDCOP 16 की 16वीं बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 सम्मेलन का आयोजन योजना का हिस्सा बनना, बी पार्ट ऑफ द प्लान विषय पर किया गया।
2. इस सम्मेलन में कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता रूपरेखा को अपनाया गया, जिसका उद्देश्य 2030 तक जैव विविधता की हानि को रोकना और उसे उलटना है। 3. सम्मेलन में डिजिटल रूप से अनुक्रमित आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों के न्याय संगत बंटवारे को सुनिश्चित करने के लिए एक नए कैली फंड की स्थापना का प्रावधान किया गया। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? ए होल केवल 1 और 3b केवल 3, सी खोल केवल 2, डी खोल केवल 2 और 3। उत्तर बी केवल 3। व्याख्या: कथन 3 सही है। COP16 कोलंबिया में कैली फंड के माध्यम से डिजिटल सीक्वेंस इन्फॉर्मेशन DSI से होने वाले लाभ साझा करने पर सहमति बनी। कथन 1 गलत है। बी पार्ट ऑफ द प्लान वर्ष 2024 के अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम थी, न कि COP16 की। कथन 2 गलत है। कुनमिंग मॉन्ट्रियल फ्रेमवर्क COP15 2022 में अपनाया गया था। COP16 में इसके कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। Q26 आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1940 का समझौता विरोधी सम्मेलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में किसके द्वारा गठित किया गया था? ए होल जवाहरलाल नेहरू, बी आचार्य विनोबा भावे, सी होल सुभाष चंद्र बोस, डी मौलाना अबुल कलाम आजाद। उत्तर सी सुभाष चंद्र बोस। व्याख्या: विकल्प सी सही है। 1940 में रामगढ़ अधिवेशन के समय सुभाष चंद्र बोस ने समझौता विरोधी सम्मेलन एंटी कॉम्प्रोमाइज कॉन्फ्रेंस आयोजित किया था, क्योंकि वे अंग्रेजों के साथ किसी भी समझौते के खिलाफ थे और तत्काल संघर्ष चाहते थे। Q27 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में AC चटर्जी, MA अय्यर और लक्ष्मी स्वामीनाथन किससे जुड़े हैं? ए खुदाई खिदमतगार आंदोलन, बी भारतीय राष्ट्रीय सेना INA, सी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRAD गदर पार्टी। उत्तर बी भारतीय राष्ट्रीय सेना INA। व्याख्या: विकल्प बी सही है। ये सभी ईना के महत्वपूर्ण अधिकारी थे। लक्ष्मी स्वामीनाथन बाद में लक्ष्मी सहगल झांसी की रानी रेजिमेंट की कमांडर थीं। Q28 निम्नलिखित पर विचार करें। 1. भूलाभाई देसाई, 2. जवाहरलाल नेहरू, 3. तेज बहादुर सप्रू। उपरोक्त में से कितने लोग INA रक्षा समिति के सदस्य थे, जिसकी स्थापना 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजद्रोह के मुकदमे का सामना कर रहे भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के सैनिकों को कानूनी बचाव प्रदान करने के लिए की गई थी? ए खोल केवल 1, बी खोल केवल 2, सी खोल तीनों, डी खोल कोई नहीं। उत्तर सी तीनों। व्याख्या: विकल्प सी सही है। लाल किले के मुकदमे में बचाव पक्ष की टीम का नेतृत्व भूलाभाई देसाई ने किया था। नेहरू लंबे समय बाद वकील की पोशाक में और तेज बहादुर सप्रू भी इस समिति के सक्रिय सदस्य थे। Q29 भारतीय राष्ट्रीय संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाक्रमों पर विचार करें। 1. भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के कैदियों का मुकदमा। 2. इंडोनेशिया में भारतीय सैनिकों का उपयोग। 3. भारतीय नाविक BC दत्त की गिरफ्तारी। उपरोक्त में से कितने कारणों को 1946 के रॉयल इंडियन नेवी आरएन विद्रोह के पीछे प्रमुख कारण माना जाता है? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल तीनों, डी होल कोई नहीं। उत्तर सी तीनों। व्याख्या: विकल्प सी सही है। ईना मुकदमों से उपजी सहानुभूति, इंडोनेशिया में स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ भारतीय सैनिकों के इस्तेमाल पर गुस्सा और HMIS तलवार पर BC दत्त द्वारा अंग्रेजों भारत छोड़ो लिखने के कारण हुई उनकी गिरफ्तारी, इन सभी ने नौसेना विद्रोह को हवा दी। Q30 दिव्यांगजन अधिकार RPWD नियम 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. चिकित्सा प्राधिकारियों को निदान के 3 महीने के भीतर विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करना होगा। 2. आवेदन दाखिल करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची से आधार को हटा दिया गया है। 3. 80% या उससे अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों को सफेद रंग का विशिष्ट विकलांगता पहचान UDID कार्ड जारी किया जाएगा। 4. केवल जिला स्तर पर अधिसूचित सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी ही आवेदक के निवास जिले में विकलांगता प्रमाण पत्र जारी कर सकता है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? ए होल केवल 1, 2 और 3, बी केवल 1 और 4, सी केवल 3, डी केवल 2, 3 और 4। उत्तर बी केवल 1 और 4। व्याख्या: कथन 1 सही है। नए नियमों में प्रमाण पत्र जारी करने की समय सीमा 3 महीने तय की गई है। कथन 4 सही है। यह स्थानीय स्तर पर प्रमाणन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए है। कथन 2 गलत है। आधार अभी भी एक महत्वपूर्ण पहचान दस्तावेज है। कथन 3 गलत है। UDID कार्ड के रंगों का निर्धारण विकलांगता के प्रतिशत,
जैसे सफ़ेद, नीला, पीला के आधार पर होता है, लेकिन 80% के लिए रंग का मानक अलग हो सकता है, आमतौर पर उच्च विकलांगता के लिए अलग रंग। Q31 भारत में केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं के लिए 1946 के चुनावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत सहित 11 में से 8 प्रांतों में बहुमत हासिल किया। 2. कांग्रेस ने केंद्रीय विधानसभा चुनावों में डाले गए कुल मतों का 90% से अधिक मत प्राप्त किया। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल 1 और 2, दोनों D होल न तो 1 और न ही 2। उत्तर A केवल 1। व्याख्या: कथन 1 सही है, कांग्रेस ने NWFP सहित 8 प्रांतों में सरकारें बनाई थीं। कथन 2 गलत है, कांग्रेस ने केंद्रीय विधानसभा के सामान्य जनरल मतों का लगभग 91% प्राप्त किया था, लेकिन कुल मतों, मुस्लिम सीटों सहित का प्रतिशत कम था। Q32 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसने पृथक पाकिस्तान के निर्माण की मांग को अस्वीकार कर दिया। 2. इसने प्रांतीय, अनुभाग और संघ स्तर पर त्रिस्तरीय कार्यकारी और विधायी ढांचे का प्रस्ताव रखा। 3. इसमें प्रावधान किया गया कि संघ के विषयों के अलावा अन्य सभी विषय प्रांतों में निहित होंगे। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? A खोल केवल 1, B खोल केवल 2, C खोल केवल 2 और 3, D 1, 2 और 3। उत्तर D 1, 2 और 3। व्याख्या: कथन 1, 2 और 3 सभी सही हैं। मिशन ने पाकिस्तान की मांग अव्यावहारिक मानकर खारिज की, प्रांतों को 3 समूहों A, B, C में बांटा और केंद्र को केवल रक्षा, विदेश और संचार जैसे सीमित विषय दिए। Q33 आधुनिक इतिहास के संदर्भ में माउंटबेटन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा से प्रावधान थे? 1. भारत से ब्रिटिश सत्ता की पूर्ण वापसी के लिए जून 1948 की समय सीमा निर्धारित करना। 2. रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने का विकल्प देना। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। A केवल 1, B केवल 2, C होल 1 और 2, दोनों D न तो 1 और न ही 2। उत्तर D फोल न तो 1 और न ही 2। व्याख्या: कथन 1 गलत है। जून 1948 की समय सीमा इटली की घोषणा फरवरी 1947 में थी। माउंटबेटन योजना 3 जून योजना ने आज़ादी की तारीख को पहले 15 अगस्त 1947 कर दिया था। कथन 2 गलत है, माउंटबेटन योजना ने रियासतों को स्वतंत्र रहने का विकल्प नहीं दिया था, उन्हें केवल भारत या पाकिस्तान में से किसी एक को चुनना था। Q34 आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्लान बाल्कन से तात्पर्य है। A. ब्रिटिश सरकार की सत्ता हस्तांतरण की योजना एकीकृत केंद्रीय सरकार के लिए नहीं बल्कि अलग अलग प्रांतों और रियासतों के लिए। B होल भारत में सभी रियासतों के लिए अलग डोमिनियन दर्जे का प्रस्ताव करने वाली योजना। C. पाकिस्तान के निर्माण की संभावना को खारिज करते हुए एक केंद्रीय भारतीय सरकार को सत्ता हस्तांतरित करने का प्रस्ताव। D. एक साझा केंद्रीय सरकार के तहत भारत और पाकिस्तान के लिए डोमिनियन स्थिति की वकालत करने वाली योजना। उत्तर A. ब्रिटिश सरकार की सत्ता हस्तांतरण की योजना एकीकृत केंद्रीय सरकार के लिए नहीं बल्कि अलग अलग प्रांतों और रियासतों के लिए। व्याख्या: विकल्प A सही है। माउंटबेटन ने शुरू में एक योजना बनाई थी जिसे प्लान बाल्कन या डिकी बर्ड प्लान कहा गया। इसमें प्रांतों को स्वतंत्र इकाइयों के रूप में सत्ता सौंपने की बात थी, जिसे नेहरू ने भारत के विखंडन बाल्कनाइजेशन का खतरा बताते हुए कड़ा विरोध किया था। इसके बाद 3 जून की विभाजन योजना लाई गई। Q35 हाल ही में घोषित मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल स्कीम मेटिस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1. इसे भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच हस्ताक्षरित प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी व्यवस्था के तहत लॉन्च किया गया है। 2. इसका उद्देश्य भारतीय विश्वविद्यालय के स्नातकों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नवीकरणीय ऊर्जा और फिनटेक जैसे क्षेत्रों में शुरुआती करियर वाले पेशेवरों की अस्थायी गतिशीलता को सक्षम बनाना है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके उत्तर चुनें। A केवल 1, B केवल 2, C होल 1 और 2, दोनों D होल न तो 1 और न ही 2। उत्तर B फोल केवल 2। व्याख्या: कथन 1 गलत है। मेट्स योजना भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक द्विपक्षीय कार्यक्रम है, न कि यूनाइटेड किंगडम के बीच। कथन 2 सही है। यह योजना विशेष रूप से भारतीय स्नातकों और विशिष्ट उभरते क्षेत्रों जैसे AI, नवीकरणीय ऊर्जा के युवा पेशेवरों को ऑस्ट्रेलिया में काम करने और अनुभव प्राप्त करने की अनुमति देती है। Q36 ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली के 20 फरवरी 1947 के वक्तव्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
एक, भारतीय राजनीतिक दलों के बीच सहमति की परवाह किए बिना भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण के लिए 30 जून 1948 की समय सीमा तय की गई। 2. सत्ता हस्तांतरण के बाद देशी रियासतों पर ब्रिटिश अधिकार समाप्त हो जाने थे, जिससे उन्हें स्वतंत्र रहने या भारत या पाकिस्तान में विलय की स्वतंत्रता मिल गई। 3. लॉर्ड वेवल को स्वतंत्रता मिलने तक भारत का वायसराय बने रहना था। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? ए होल केवल 1, बी केवल 2, सी होल केवल 2 और 3, डी केवल 1 और 3। उत्तर बी होल केवल 1 और 2। व्याख्या: कथन 1 सही है। इटली ने घोषणा की थी कि ब्रिटेन जून 1948 तक भारत छोड़ देगा, चाहे राजनीतिक समझौता हो या न हो। कथन 2 सही है। इस घोषणा के अनुसार रियासतों पर सर्वोच्चता पैरामाउंसी समाप्त होनी थी, जिससे वे तकनीकी रूप से स्वतंत्र हो जाते। कथन 3 गलत है। इटली ने घोषणा की थी कि लॉर्ड वेवल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को नया वायसराय नियुक्त किया जाएगा, ताकि वे सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी कर सकें। Q37 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन: 1793 के चार्टर अधिनियम के कारण माल अदालतें लुप्त हो गईं, जहां कलेक्टर ब्रिटिश भारत में राजस्व और न्यायिक दोनों शक्तियों का प्रयोग करते थे। कथन 2 1793 के चार्टर अधिनियम ने ब्रिटिश भारत में राजस्व और न्यायिक प्रशासन को अलग कर दिया। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए होल कथन आई और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन आई की व्याख्या करता है। बी होल कथन आई और कथन 2 दोनों सही हैं, लेकिन कथन 2 कथन आई की व्याख्या नहीं करता है। सी होल कथन आई सही है, लेकिन कथन 2 सही नहीं है। डी होल कथन आई सही नहीं है, लेकिन कथन 2 सही है। उत्तर ए कथन आई और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन आई की व्याख्या करता है। व्याख्या: कथन आई और 2 दोनों सही हैं। 1793 के कॉर्नवालिस कोड, जो चार्टर के साथ लागू हुआ, ने शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया। इससे कलेक्टर से न्यायिक शक्तियां छीन ली गईं और माल अदालतों, रेवेन्यू कोर्ट्स को समाप्त कर दीवानी अदालतों में मिला दिया गया। कथन 2 सीधे तौर पर कथन आई का कारण बताता है। Q38 भारत परिषद अधिनियम 1861 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसने भारत में कैबिनेट शैली के शासन की नींव रखते हुए एक पोर्टफोलियो प्रणाली शुरू की। 2. विधान परिषदों को सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना नीतिगत और वित्तीय मामलों पर चर्चा करने का अधिकार दिया गया। 3. विधान परिषदों को कार्यपालिका के दैनिक कार्यों की समीक्षा करने का अधिकार दिया गया। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? ए होल केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। उत्तर ए केवल 1। व्याख्या: कथन 1 सही है। लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को इस अधिनियम ने आधिकारिक मान्यता दी, जिससे विभागीय शासन की शुरुआत हुई। कथन 2 गलत है। इस अधिनियम के तहत परिषदों की शक्तियां बहुत सीमित थीं। वे वित्त या महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों पर स्वतंत्र रूप से चर्चा नहीं कर सकते थे। कथन 3 गलत है। कार्यपालिका पर विधायी नियंत्रण, जैसे प्रश्न पूछना, 1892 और 1909 के सुधारों के माध्यम से क्रमिक रूप से आया, 1861 में नहीं। Q39 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश संवैधानिक प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। 1. अगस्त प्रस्ताव। 2. क्रिप्स मिशन। 3. कैबिनेट मिशन। 4. माउंटबेटन योजना। उपरोक्त में से कितनों ने स्पष्ट रूप से पृथक पाकिस्तान राष्ट्र के निर्माण को स्वीकार किया? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल केवल 3, डी होल सभी 4। उत्तर ए केवल 1। व्याख्या: माउंटबेटन योजना केवल 4। केवल इसी योजना ने स्पष्ट रूप से भारत के विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण को स्वीकार किया। अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन, इन्होंने डोमिनियन स्टेटस और आत्मनिर्णय की बात की थी, लेकिन पाकिस्तान को स्पष्ट मान्यता नहीं दी थी। कैबिनेट मिशन, इसने पाकिस्तान की मांग को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया था। Q40 भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ICRC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मीटवाई की एक पहल है। 2. राष्ट्रीय साइबर अपराध फोरेंसिक प्रयोगशाला NCAFL की स्थापना भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के एक भाग के रूप में की गई थी। 3. इसका प्राथमिक उद्देश्य एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है जो साइबर अपराध से निपटने के लिए शिक्षा, उद्योग, जनता और सरकार को एक साथ लाए। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? ए होल 1 और 3, बी केवल 2, सी केवल 2 और 3, डी होल 1, 2 और 3। उत्तर सी केवल 2 और 3। व्याख्या: कथन 1 गलत है। ICRC गृह मंत्रालय MHA की एक पहल है, न कि मेटी की। कथन 2 और 3 सही है।
NCAFL इसका एक प्रमुख घटक है जो साइबर फोरेंसिक सहायता प्रदान करता है और इसका मुख्य काम विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वय बनाना है। Q41 आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार करें। 1. पुडुचेरी 2. हैदराबाद 3. सिक्किम 4. गोवा। निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रमिक क्रम है जिसमें उपरोक्त प्रदेशों को भारतीय संघ में एकीकृत किया गया था? A2134B 1243C 2314D 2143। उत्तर D 2143। व्याख्या: हैदराबाद 2 1948 ऑपरेशन पोलो। पुडुचेरी 1 1954 फ्रांसीसी शासन से हस्तांतरण। गोवा 4 1961 ऑपरेशन विजय। सिक्किम 3 1975 पूर्ण राज्य के रूप में विलय। Q42 सप्रू समिति 1945 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसका गठन अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों का प्रस्ताव करने के लिए किया गया था। 2. इसकी स्थापना ब्रिटिश सरकार द्वारा वेवेल योजना के भाग के रूप में की गई थी। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही हैं? A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल 1 और 2, दोनों D होल ना, तो 1 और ना ही 2। उत्तर A केवल 1। व्याख्या: कथन एक सही है। तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में इस गैर-दलीय समिति ने भविष्य के संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर ध्यान केंद्रित किया था। कथन 2 गलत है। यह एक गैर सरकारी समिति थी जिसकी स्थापना ब्रिटिश सरकार ने नहीं बल्कि अखिल भारतीय उदारवादी संघ लिबरल फेडरेशन द्वारा की गई थी। Q43 ये 1942 की शुरुआत में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी द्वारा एक अधिक उग्र स्वतंत्रता आंदोलन शुरू करने के लिए तैयार की गई एक क्रांतिकारी रणनीति थी। यह रणनीति जयप्रकाश नारायण ने जेल में रहते हुए तैयार की थी, जिसमें उन्होंने पारंपरिक सत्याग्रह से आगे बढ़कर एक संयुक्त राष्ट्रवादी आंदोलन की वकालत की थी, जिसके कारण ब्रिटिश सरकार को कठोर दमनकारी कदम उठाने पड़े थे। उपर्युक्त गद्यांश में निम्नलिखित में से किस योजना की चर्चा की गई है? A होल वर्धा योजना, B होल बॉम्बे योजना, C होल देवली योजना, D होल त्रिपुरी योजना। उत्तर C देवली योजना। व्याख्या: विकल्प C सही है। जयप्रकाश नारायण ने देवली कैंप जेल में रहते हुए एक क्रांतिकारी पत्र योजना तैयार की थी, जिसमें उन्होंने हिंसात्मक प्रतिरोध और गुप्त संगठन के माध्यम से अंग्रेजों को उखाड़ने की बात कही थी। इसे देवली पेपर या योजना कहा जाता है। Q44 ब्रिटिश भारत में सिविल सेवाओं के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सिविल सेवकों को उपहार और रिश्वत लेने से रोक दिया तथा वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति लागू की। 2. लॉर्ड वेलेस्ली ने सिविल सेवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। 3. लॉर्ड लिटन ने भारतीयों के लिए वैधानिक सिविल सेवा प्रणाली को समाप्त कर दिया। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल 1 और 2, दोनों D होल न तो 1 और न ही 2। उत्तर C होल 1 और 2 दोनों। व्याख्या: कथन एक सही है। कॉर्नवालिस को भारतीय सिविल सेवा का जनक माना जाता है, जिन्होंने भ्रष्टाचार रोकने के नियम बनाए। कथन 2 सही है। 1800 में कलकत्ता में युवा सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज खोला गया था। कथन 3 गलत है। लॉर्ड लिटन ने वैधानिक सिविल सेवा स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस को शुरू किया था, समाप्त नहीं। Q45 RNA संपादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसमें RNA अणु में न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ना, हटाना या संशोधित करना शामिल है। 2. यह व्यक्ति के जीनोम में स्थायी परिवर्तन करता है। 3. यह यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों जीवों में हो सकता है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? A होल 1, 2 और 3, B केवल 1 और 3, C केवल 2 और 3, D केवल 1 और 2। उत्तर B केवल 1 और 3। व्याख्या: कथन एक सही है। RNA एडिटिंग में ट्रांसक्रिप्शन के बाद RNA अनुक्रम में बदलाव किए जाते हैं। कथन 2 गलत है। RNA एडिटिंग का प्रभाव अस्थायी होता है क्योंकि ये DNA जीनोम को नहीं बदलता, केवल संदेशवाहक RNA को बदलता है। स्थायी परिवर्तन केवल DNA एडिटिंग जैसे क्रिस्पर से होते हैं। कथन 3 सही है। ये प्रक्रिया लगभग सभी जीवित रूपों में देखी जाती है। Q46 निम्नलिखित आयोगों पर विचार करें। 1. मैन्सफील्ड आयोग 1886। 2. ली आयोग 1924। 3. इस्लिंगटन आयोग 1912। 4. हंटर कमीशन 1882। उपर्युक्त में से कितने भारत में नागरिक सार्वजनिक सेवाओं के विकास सुधार से सीधे संबंधित हैं? A होल केवल 1,
बी होल केवल 2, सी होल केवल 3, डी होल सभी 4। उत्तर बी होल केवल 2। व्याख्या। ली आयोग 1924 ये लोक सेवाओं के भारतीयकरण और लोक सेवा आयोग की स्थापना से संबंधित था। इस्लिंगटन आयोग 1912 इसने सिविल सेवाओं में भारतीयों की हिस्सेदारी बढ़ाने की सिफारिश की थी। मैन्सफील्ड आयोग यह मुख्य रूप से मुद्रा करेंसी सुधारों से संबंधित था। हंटर कमीशन 1882 ये प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के सुधारों से संबंधित था। Q47 भारत में प्रारंभिक औपनिवेशिक प्रशासन के संदर्भ में गोयंदा शब्द का तात्पर्य था। ए भूमि अभिलेखों के लिए जिम्मेदार ग्राम प्रधान। बी जिला न्यायालयों द्वारा नियोजित दुभाषिए। सी जमींदारी व्यवस्था के तहत स्थानीय कर संग्रहकर्ता। डी पुलिस अधीक्षक की सहायता के लिए नियुक्त जासूस। उत्तर डी पुलिस अधीक्षक की सहायता के लिए नियुक्त जासूस। व्याख्या। विकल्प डी सही है। औपनिवेशिक काल में विशेषकर कॉर्नवालिस के समय गोयंदा उन जासूसों को कहा जाता था जो स्थानीय अपराधियों और डकैतों की जानकारी पुलिस को देते थे। अन्य विकल्प ग्राम प्रधान को मुकद्दम या मंडल, दुभाषिए को इंटरप्रेटर और कर संग्रहकर्ता को अमिल या तहसीलदार कहा जाता था। Q48 ब्रिटिश भारत में पुलिस प्रणाली के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. वॉरेन हेस्टिंग्स ने ब्रिटिश भारत में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए फौजदारों की संस्था को बहाल किया। 2. लॉर्ड बेंटिक ने पुलिस अधीक्षक का पद समाप्त कर दिया और पुलिस का प्रभार कलेक्टर को दे दिया। 3. पुलिस अधिनियम 1861 के तहत अखिल भारतीय पुलिस सेवा का गठन किया गया। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए होल केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। उत्तर ए केवल 1 और 2। व्याख्या। कथन 1 सही है। हेस्टिंग्स ने कानून व्यवस्था के लिए पारंपरिक फौजदारी व्यवस्था को पुनर्जीवित किया था। कथन 2 सही है। बेंटिक ने वित्तीय बचत के लिए एसपी का पद खत्म कर जिला प्रशासन का काम कलेक्टर को सौंपा था। कथन 3 गलत है। 1861 के अधिनियम ने आधुनिक पुलिस बल का ढांचा तैयार किया, लेकिन वर्तमान स्वरूप वाली अखिल भारतीय सेवा का गठन बाद में हुआ। Q49 1945 के शिमला सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ये भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवल द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के पुनर्गठन के लिए बुलाई गई थी। 2. इसका उद्देश्य वायसराय की सुधारित कार्यकारी परिषद में सवर्ण हिंदुओं और मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना था। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? हैं 1 होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल 1 और 2, दोनों डी होल न तो 1 और न ही 2। उत्तर सी होल 1 और 2 दोनों। व्याख्या। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। वेवेल योजना के तहत शिमला सम्मेलन हुआ था, जिसमें परिषद में हिंदू मुस्लिम समानता पैरिटी का प्रस्ताव था। ये सम्मेलन जिन्ना की इस जिद के कारण विफल रहा कि सभी मुस्लिम सदस्य केवल लीग ही चुनेगी। Q50 बिजली की छड़ लाइटनिंग रॉड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1. इसे बिजली को आकर्षित करने और विद्युत आवेश को सुरक्षित रूप से जमीन में पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है। 2. ये बहुत उच्च चालकता और कम प्रतिरोध वाली सामग्रियों जैसे तांबा और एल्यूमीनियम से बना है। 3. बिजली की छड़ की ऊंचाई का बिजली गिरने से रोकने में उसकी प्रभावशीलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 4. ये उनके चारों ओर की हवा को आयनित करके काम करता है, जिससे विद्युत धारा के प्रवाह के लिए रास्ता बनता है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके उत्तर चुनें। ए केवल 1 और 2, बी केवल 1, 3 और 4, सी केवल 1, 2 और 4, डी केवल 3 और 4। उत्तर सी केवल 1, 2 और 4। व्याख्या। कथन 1, 2 और 4 सही हैं। तड़ित चालक बिजली को सुरक्षित रास्ता देता है, तांबे जैसे सुचालकों से बनता है और हवा को आयनित कर पाथ बनाता है। कथन 3 गलत है। छड़ की ऊंचाई और उसकी नोक का आकार बहुत महत्वपूर्ण होता है। जितनी ऊंची और नुकीली छड़ होगी वो उतनी ही प्रभावी होगी। Q51 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में की थी। 2. इसका उद्देश्य भारत में समाजवादी गणराज्यों का संघ स्थापित करना था, जिससे वर्गविहीन समाज की स्थापना हो सके। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? हैं 1 होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल 1 और 2, दोनों डी होल न तो 1 और न ही 2। उत्तर सी होल 1 और 2 दोनों। व्याख्या। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। कांग्रेस से अलग होने के बाद बोस ने वामपंथी विचारधारा और वर्गविहीन समाज के लक्ष्य के साथ इस ब्लॉक की स्थापना की थी।
Q52 भारतीय इतिहास के ब्रिटिश भारत काल के दौरान नियुक्त समितियों आयोगों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। समिति/आयोग। संदर्भ 1 भारतीय सैंडहर्स्ट समिति, स्किन समिति। भारतीय सेना का भारतीयकरण। 2 हिल्टन यंग कमीशन, सिविल सेवा सुधार। 3 चैटफील्ड आयोग, रक्षा, व्यय और सैन्य आवश्यकताएं। 4 विटली आयोग, श्रम सुधार। ऊपर दिए गए युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल केवल 3, डी होल सभी 4। उत्तर सी केवल 3। व्याख्या। युग्म 1 सही है। स्किन समिति सेना में भारतीयों की भर्ती से संबंधित थी। युग्म 3 सही है। यह द्वितीय विश्व युद्ध से पहले सेना के आधुनिकीकरण और लागत साझा करने पर था। युग्म 4 सही है। ये औद्योगिक श्रम स्थितियों पर रिपोर्ट देने के लिए था। युग्म 2 गलत है। हिल्टन यंग कमीशन मुद्रा और वित्त, भारतीय रिजर्व बैंक की नींव से संबंधित था, सिविल सेवा से नहीं। Q53 ब्रिटिश भारत में न्यायिक प्रणाली के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 जिलों में फौजदारी अदालतों का उन्मूलन। 2 सिविल और आपराधिक दोनों मामलों के लिए प्रांतीय अपील अदालतों के रूप में कार्य करने हेतु सर्किट अदालतों की स्थापना। 3 मैकाले के अधीन विधि आयोग की स्थापना। 4 अंग्रेजी भाषा को सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक भाषा बनाया जाना था। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786-1793 के कार्यकाल के दौरान उपरोक्त में से कितने उपाय किए गए? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल केवल 3, डी होल सभी 4। उत्तर बी होल केवल 2। व्याख्या। बिंदु 1 और 2 सही हैं। कॉर्नवालिस ने जिला फौजदारी अदालतों को खत्म किया और उनकी जगह 4 सर्किट अदालतें कलकत्ता, ढाका, मुर्शिदाबाद, पटना बनाई। बिंदु 3 गलत है। विधि आयोग 1833 के एक्ट के तहत बेंटिक के समय बना। बिंदु 4 गलत है। अदालती भाषा में बदलाव और अंग्रेजी का प्रभुत्व बाद के वर्षों, विशेषकर 1835 के बाद में बढ़ा। Q54 ब्रिटिश भारत के दौरान निम्नलिखित में से किस कानून ने बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को विधायी शक्तियां बहाल कीं जिन्हें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा छीन लिया गया था? ए 1813 का चार्टर अधिनियम, बी 1833 का चार्टर अधिनियम, सी 1853 का चार्टर अधिनियम, डी 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। उत्तर डी 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। व्याख्या। विकल्प डी सही है। इस अधिनियम ने विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की और बॉम्बे व मद्रास को कानून बनाने की शक्तियां वापस दे दी जो केंद्रीकरण के कारण पहले छीन ली गई थीं। Q55 वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 यह विश्व शिल्प परिषद WCC की एक पहल है। 2 हाल ही में श्रीनगर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर बन गया। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल 1 और 2, दोनों डी होल न तो 1 और न ही 2। उत्तर सी होल 1 और 2 दोनों। व्याख्या। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। श्रीनगर को इसके हस्तशिल्प, पश्मीना नक्काशी के लिए WCC द्वारा यह खिताब दिया गया। जयपुर, कच्छ और मल्लापुरम के बाद ये इस सूची में शामिल होने वाला चौथा भारतीय स्थान है। Q56 निम्नलिखित पर विचार करें। 1 स्थानीय निकायों में गैर सरकारी लोगों को बहुमत बनाना था। 2 एक गैर सरकारी व्यक्ति को स्थानीय निकायों के अध्यक्ष के रूप में कार्य करना चाहिए। 3 स्थानीय निकाय बिना किसी आधिकारिक मंजूरी के ऋण ले सकते हैं और नए कर लगा सकते हैं। उपरोक्त में से कौन सी स्थानीय स्वशासन पर रिपन के प्रस्ताव 1882 की सिफारिशों का हिस्सा थीं? ए होल केवल 1 और 3B केवल 1 और 2, सी होल केवल 3D केवल 2 और 3। उत्तर बी होल केवल 1 और 2। व्याख्या। कथन 1 और 2 सही हैं। रिपन ने स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में गैर सरकारी बहुमत और गैर सरकारी अध्यक्ष की वकालत की। कथन 3 गलत है। स्थानीय निकायों को वित्तीय स्वायत्तता तो दी गई थी, लेकिन वे पूरी तरह स्वतंत्र नहीं थे। महत्वपूर्ण ऋणों या करों के लिए अभी भी सरकारी अनुमति, पर्यवेक्षण की आवश्यकता थी। Q57 औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक निकास, इकोनॉमिक ड्रेन की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए फोलो विदेशों में ब्रिटिश बागानों में काम करने के लिए भारतीय मजदूरों का पलायन। बी फोलो पर्याप्त आर्थिक लाभ के बिना भारत के धन और संसाधनों का ब्रिटेन को हस्तांतरण। सी होलो ब्रिटिश माल के कारण भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों का विनाश। डी होलो औपनिवेशिक भूमि नीतियों के कारण कृषि उत्पादकता में गिरावट। उत्तर बी होल
पर्याप्त आर्थिक लाभ के बिना भारत के धन और संसाधनों का ब्रिटेन को हस्तांतरण। व्याख्या। विकल्प बी सही है। दादाभाई नौरोजी ने ड्रेन थ्योरी दी थी, जिसके अनुसार भारत का पैसा वेतन, पेंशन और मुनाफे के रूप में ब्रिटेन जाता था और बदले में भारत को कोई वास्तविक लाभ नहीं मिलता था। अन्य विकल्प ये ड्रेन के परिणाम या अन्य आर्थिक प्रभाव हैं, लेकिन ड्रेन की मुख्य परिभाषा विकल्प बी है। Q58 भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसका गठन सर्वप्रथम कैप्टन जनरल मोहन सिंह ने सिंगापुर में किया था। 2. दिल्ली चलो अभियान के तहत INA ने मणिपुर के मोइरांग में भारतीय धरती पर अपना झंडा फहराया। 3. INA ने भारत को औपनिवेशिक शासन से मुक्त कराने के उद्देश्य से ऑपरेशन यूगो 1944 में जापानियों की मदद की। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? हैं एक होल केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। उत्तर डी 1, 2 और 3। व्याख्या। कथन एक सही है। INA का विचार सबसे पहले मोहन सिंह के मन में आया था और उन्होंने ही इसका गठन किया। कथन 2 सही है। अप्रैल 1944 में कर्नल शौकत अली के नेतृत्व में मोइरांग मणिपुर में तिरंगा फहराया गया था। कथन 3 सही है। ऑपरेशन यूगो जापानी सेना का इम्फाल अभियान था, जिसमें INA ने सहयोग किया था। Q59 औपनिवेशिक भारत में 1757-1813 की अवधि के दौरान व्यापारी पूंजीवाद का प्रत्यक्ष प्रभाव निम्नलिखित में से कौन सा था? ए. भारत की अर्थव्यवस्था ब्रिटिश और विश्व पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के साथ गहराई से एकीकृत थी। बी होल भारत में ब्रिटिश उत्पादों का बड़े पैमाने पर आयात किया गया। सी. भारतीय कृषि का व्यावसायीकरण बड़े पैमाने पर बढ़ा। डी होल ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार और शोषण से भारतीय बुनकर बर्बाद हो गए। उत्तर डी. ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार और शोषण से भारतीय बुनकर बर्बाद हो गए। व्याख्या। विकल्प डी सही है। इस काल व्यापारिक पूंजीवाद में कंपनी का मुख्य लक्ष्य कम कीमत पर माल खरीदना और उसे महंगे दामों पर बेचना था। बुनकरों को अग्रिम भुगतान ददनी देकर बाध्य किया गया, जिससे वे कर्ज में डूब गए और बर्बाद हो गए। अन्य विकल्प बड़े पैमाने पर आयात और कृषि का व्यावसायीकरण 1813 के बाद मुक्त व्यापार काल में अधिक प्रभावी हुआ। Q60 कार्बन सीमा समायोजन तंत्र CBAM के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. ये भारत और अन्य ब्रिक्स देशों की पहल है। 2. इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि आयातित उत्पादों पर कार्बन उत्सर्जन लागत लगे। 3. CBAM के अंतर्गत उत्सर्जन जिम्मेदारियों का आवंटन जलवायु परिवर्तन में उनके ऐतिहासिक योगदान के आधार पर देशों को समान रूप से सौंपा गया है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए होल केवल 1 और 3, बी केवल 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। उत्तर बी होल केवल 2। व्याख्या। कथन 1 गलत है। CBAM यूरोपीय संघ EU की एक पहल है, भारत या ब्रिक्स की नहीं। कथन 2 सही है। इसका मुख्य उद्देश्य कार्बन लीकेज को रोकना और आयातित वस्तुओं पर उनके कार्बन फुटप्रिंट के आधार पर शुल्क लगाना है। कथन 3 गलत है। यह तंत्र ऐतिहासिक योगदान के बजाय वर्तमान आयातित माल के उत्पादन के दौरान हुए उत्सर्जन पर आधारित है। Q61 भारत में औपनिवेशिक काल के दौरान प्रमुख समाचार पत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। समाचार पत्र। संस्थापक, संपादक। 1. वॉइस ऑफ इंडिया, दादाभाई नौरोजी। 2. सोम प्रकाश, केशव चंद्र सेन। 3. बंगाली, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 4. इंडियन मिरर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। उपरोक्त युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल केवल 3, डी होल सभी 4। उत्तर बी होल केवल 2। व्याख्या। युग्म 1 सही है। वॉइस ऑफ इंडिया दादाभाई नौरोजी द्वारा शुरू किया गया था। युग्म 3 सही है। बंगाली का संपादन सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। युग्म 2 गलत है। सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा शुरू किया गया था। युग्म 4 गलत है। इंडियन मिरर के संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर थे और मनमोहन घोष इसके संपादक रहे। Q62 वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम 1878 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसने स्थानीय प्रकाशनों पर पूर्व सेंसरशिप लागू कर दी तथा मजिस्ट्रेट को मुद्रण सामग्री जब्त करने का अधिकार दे दिया। 2. इस अधिनियम के अंतर्गत न्यायिक अपील का कोई प्रावधान नहीं था।
3. अधिनियम के प्रतिबंधों से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका को रातों रात अंग्रेजी समाचार पत्र में बदल दिया गया। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? एक होल केवल 1B केवल 2 और 3, C1 2 और 3D केवल 3। उत्तर C1 2 और 3। व्याख्या: तीनों कथन सही हैं। लॉर्ड लिटन के इस अधिनियम गैगिंग एक्ट ने भारतीय भाषाओं के अखबारों पर कड़े प्रतिबंध लगाए। मजिस्ट्रेट का निर्णय अंतिम था और अमृत बाजार पत्रिका ने भाषा बदलकर खुद को बचा लिया था। Q63 ब्रिटिश भारत के दौरान प्रेस की स्वतंत्रता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन I, चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। कथन 2, उन्होंने 1823 के लाइसेंसिंग विनियमों को निरस्त कर दिया, जिससे प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध हट गए। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? एक होल कथन I और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन I की व्याख्या करता है। B होल कथन I और कथन 2 दोनों सही हैं, लेकिन कथन 2 कथन I की व्याख्या नहीं करता है। C होल कथन I सही है, लेकिन कथन 2 गलत है। D कथन I गलत है, लेकिन कथन 2 सही है। उत्तर A कथन I और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन I की व्याख्या करता है। व्याख्या: कथन I और 2 दोनों सही हैं। मेटकाफ ने 1835 के प्रेस अधिनियम के माध्यम से एडम के दमनकारी 1823 के नियमों को रद्द कर दिया था, जिसके कारण उन्हें प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। Q64 ब्रिटिश भारत के दौरान स्थापित शैक्षणिक संस्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। संस्था द्वारा स्थापित: 1. कलकत्ता मदरसा वॉरेन हेस्टिंग्स। 2. बनारस में संस्कृत महाविद्यालय जोनाथन डंकन। 3. मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ सर सैयद अहमद खान। ऊपर दिए गए युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल तीनों, D होल कोई नहीं। उत्तर C तीनों। व्याख्या: तीनों युग्म सही हैं। कलकत्ता मदरसा 1781, संस्कृत कॉलेज 1791 और अलीगढ़ कॉलेज 1875 के संस्थापक बिल्कुल सही दिए गए हैं। Q65 एग्रोवोल्टेक खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. ये सौर पैनलों को कृषि उत्पादन के साथ एकीकृत करता है, जिससे ऊर्जा उत्पादन और फसल की खेती के लिए भूमि का दोहरा उपयोग संभव हो जाता है। 2. इससे मिट्टी से पानी का वाष्पीकरण बढ़ जाता है, जिससे शुष्क क्षेत्रों में फसल की पैदावार कम हो जाती है। 3. विश्व का सबसे बड़ा एग्रोवोल्टेक फार्म भारत में स्थित है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? 1 होल केवल 1B होल 1, 2 और 3C केवल 2 और 3D केवल 1 और 3। उत्तर A केवल 1। व्याख्या: कथन 1 सही है। यह एक ही भूमि पर खेती और सौर ऊर्जा दोनों का समाधान है। कथन 2 गलत है। पैनलों की छाया के कारण मिट्टी से पानी का वाष्पीकरण कम होता है, जिससे नमी बनी रहती है। कथन 3 गलत है। विश्व के सबसे बड़े एग्रोवोल्टेक प्रोजेक्ट्स वर्तमान में चीन और यूरोप के कुछ हिस्सों में हैं, न कि भारत में। Q66 1784 के पिट्स इंडिया अधिनियम द्वारा शुरू की गई शासन की दोहरी प्रणाली को निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया था? A 1833 का चार्टर अधिनियम। B भारत सरकार अधिनियम 1858। C 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। D भारतीय परिषद अधिनियम 1861। उत्तर B भारत सरकार अधिनियम 1858। व्याख्या: विकल्प B सही है। 1857 की क्रांति के बाद 1858 के अधिनियम द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन को सौंप दी गई। Q67 द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद ब्रिटिश भारत में राजनीतिक घटनाक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। 1. वायसराय लिनलिथगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव। 2. मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान प्रस्ताव। 3. द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत। आरंभ से शुरू करते हुए ऊपर वर्णित घटनाओं का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है? A 213B 312C 231D 321। उत्तर D 321। व्याख्या: द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 3 सितंबर 1939। पाकिस्तान प्रस्ताव 2 मार्च 1940 लाहौर अधिवेशन। अगस्त प्रस्ताव 1 अगस्त 1940। Q68 भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन I सुभाष चंद्र बोस ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश युद्ध प्रयासों के समर्थन में भारत की भागीदारी का विरोध किया। कथन 2
उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश शासन के खिलाफ तत्काल सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की वकालत की। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? एक होल कथन आई और कथन दो दोनों सही हैं और कथन दो कथन आई का सही स्पष्टीकरण है। बी होल कथन आई और कथन दो दोनों सही हैं और कथन दो कथन आई का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी होल कथन आई सही है लेकिन कथन दो गलत है। डी कोल कथन आई गलत है लेकिन कथन दो सही है। उत्तर ए कथन आई और कथन दो दोनों सही हैं और कथन दो कथन आई का सही स्पष्टीकरण है। व्याख्या दोनों कथन सही हैं। बोस का मानना था कि ब्रिटेन की मुसीबत भारत के लिए अवसर है, इसलिए उन्होंने युद्ध में मदद का विरोध किया और तुरंत जन आंदोलन शुरू करने पर जोर दिया ताकि आज़ादी ली जा सके। Q69 भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित शैक्षिक विकास पर विचार करें। 1. बंबई, मद्रास और कलकत्ता में विश्वविद्यालयों की स्थापना। 2. शैक्षिक संस्थानों के लिए सहायता अनुदान की पद्धति का परिचय। 3. शिक्षा के सभी स्तरों पर अंग्रेजी को शिक्षण माध्यम के रूप में उपयोग करने की सिफारिश। उपरोक्त में से कितने 1854 के वुड्स डिस्पैच की सिफारिशों का हिस्सा थे? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल तीनों, डी होल कोई नहीं। उत्तर बी होल केवल 2। व्याख्या बिंदु 1 और 2 सही हैं। वुड्स डिस्पैच ने लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर 3 शहरों में विश्वविद्यालय बनाने और ग्रांट इन एड सहायता अनुदान देने की सिफारिश की थी। बिंदु 3 गलत है। वुड्स डिस्पैच ने उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी लेकिन प्राथमिक शिक्षा के लिए मातृभाषा वर्नैक्युलर लैंग्वेजेस के प्रयोग की सिफारिश की थी, न कि सभी स्तरों पर अंग्रेजी की। Q70 ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट GCP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसकी स्थापना 2015 में पेरिस में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC के COP21 के दौरान की गई थी। 2. इसका प्रमुख उद्देश्य वैश्विक कार्बन चक्रों पर नजर रखना और 3. प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड के लिए बजट तैयार करना है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? एक होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल 1 और 2, दोनों डी होल न तो 1 और न ही 2। उत्तर बी होल केवल 2। व्याख्या कथन 1 गलत है। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट GCP की स्थापना 2001 में हुई थी, न कि 2015 के पेरिस समझौते के दौरान। ये वैश्विक शोध समुदायों का एक साझा प्रयास है। कथन 2 सही है। इसका मुख्य कार्य वैश्विक कार्बन, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन और उनके बजट का वैज्ञानिक विश्लेषण करना है ताकि जलवायु परिवर्तन को समझा जा सके। Q71 आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित समाचार पत्र पर विचार करें। 1. बंगदूत। 2. मिरात उल अकबर। 3. संवाद कौमुदी। 4. बंगदर्शन। उपर्युक्त समाचार पत्रों में से कितने के साथ राजा राम मोहन राय संस्थापक या संपादक के रूप में जुड़े थे? एक होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल केवल 3, डी होल सभी 4। उत्तर सी केवल 3। व्याख्या जुड़े हुए पत्र राजा राम मोहन राय संवाद कौमुदी बंगाली, मिरात उल अकबर फारसी और बंगदूत साप्ताहिक के साथ संस्थापक संपादक के रूप में जुड़े थे। बंगदर्शन यह समाचार पत्र बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1872 में शुरू किया गया था, न कि राजा राम मोहन राय द्वारा। Q72 आधुनिक भारतीय इतिहास के दौरान प्रमुख साहित्यिक कृतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किताब का नाम। द्वारा लिखित। 1. भारत का आर्थिक इतिहास, दादा भाई नौरोजी। 2. रुपए की समस्या, इसकी उत्पत्ति और इसका समाधान, BR अंबेडकर। 3. भारत में गरीबी की समस्या, RC दत्त। उपरोक्त दी गई पुस्तकों में से कितनी पुस्तकें सही सुमेलित हैं? एक होल केवल 1, बी खोल केवल 2, सी खोल तीनों, डी कोई नहीं। उत्तर ए केवल 1। व्याख्या युग्म 2 सही है। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी डॉक्टर, BR अंबेडकर की प्रसिद्ध पुस्तक है। युग्म 1 गलत है। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया RC दत्त द्वारा लिखी गई थी। युग्म 3 गलत है। गरीबी और ड्रेन थ्योरी पर प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादाभाई नौरोजी ने लिखी थी। Q73 भारत में ब्रिटिश प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय कारखाना अधिनियम 1891। 1.
इस अधिनियम ने कारखाने में महिलाओं के काम के घंटों को 9 घंटे तक सीमित कर दिया। 2. इस अधिनियम ने सभी श्रमिकों के लिए साप्ताहिक अवकाश का प्रावधान किया। 3. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 9 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी भी उद्योग में नियोजित नहीं किया जा सकता। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? ए खोल केवल 1b केवल 2 और 3c केवल 1 और 3d 1 2 और 3। उत्तर बी केवल 2 और 3। व्याख्या: कथन एक गलत है। 1891 के अधिनियम ने महिलाओं के काम के घंटों को 11 घंटे प्रतिदिन सीमित किया था, न कि 9 घंटे। कथन 2 सही है। इसमें पहली बार सभी श्रमिकों के लिए साप्ताहिक छुट्टी वीकली हॉलिडे की व्यवस्था की गई थी। कथन 3 सही है। इस अधिनियम ने बच्चों के नियोजन की न्यूनतम आयु को 7 वर्ष से बढ़ाकर 9 वर्ष कर दिया था। Q74 भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान बुनियादी शिक्षा की वर्धा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. जाकिर हुसैन समिति ने बुनियादी शिक्षा के ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2. इसमें 7 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा पर जोर दिया गया। 3. इसमें धार्मिक और नैतिक शिक्षा को पाठ्यक्रम का प्रमुख हिस्सा बनाया गया। उपरोक्त कथनों में से कितने गलत हैं? ए खोल केवल 1, बी खोल केवल 2, सी खोल तीनों, डी खोल कोई नहीं। उत्तर ए केवल 1। व्याख्या: कथन 3 गलत है। वर्धा योजना 1937 मुख्य रूप से हस्तशिल्प और व्यावसायिक शिक्षा पर केंद्रित थी। गांधी जी के सिद्धांतों पर आधारित इस योजना में धार्मिक शिक्षा के लिए कोई स्थान नहीं रखा गया था। कथन 1 और 2 सही हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति ने ही इसका ब्यौरा तैयार किया था और इसने 7-14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और मातृभाषा में शिक्षा का प्रस्ताव दिया था। Q75 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दूरसंचार साइबर सुरक्षा नियम 2024 के अनुसार 1. दूरसंचार संस्थाओं को दूरसंचार साइबर सुरक्षा पर वास्तविक या संभावित प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली किसी भी घटना की सूचना पता चलने के 6 घंटे के भीतर केंद्र को देनी होगी। 2. IMEI नंबर वाले उपकरणों के निर्माताओं को भारत में निर्मित ऐसे उपकरणों की पहली बिक्री से पहले ऐसे उपकरणों का IMEI नंबर केंद्र सरकार के पास पंजीकृत कराना होगा। 3. प्रत्येक दूरसंचार इकाई द्वारा एक मुख्य दूरसंचार सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति की जानी चाहिए। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? ए खोल केवल 1 और 3, बी केवल 2, सी केवल 1, डी 1 2 और 3। उत्तर डी 1 2 और 3। व्याख्या: तीनों कथन सही हैं। नए नियमों के तहत सुरक्षा उल्लंघनों की रिपोर्टिंग के लिए 6 घंटे की सख्त समय सीमा तय की गई है। उपकरणों की ट्रैकिंग के लिए IMEI पंजीकरण अनिवार्य है और सुरक्षा के प्रबंधन के लिए एक समर्पित अधिकारी CTSO की नियुक्ति आवश्यक है। Q76 भारत में ब्रिटिश शासन के तहत निम्नलिखित शिक्षा संबंधी समितियों पर विचार करें। 1. हंटर शिक्षा आयोग। 2. रेले आयोग। 3. सैडलर विश्वविद्यालय आयोग। 4. हार्टोग आयोग। निम्नलिखित में से कौन सा उपर्युक्त आयोगों की स्थापना का सही कालानुक्रमिक क्रम है? A 1234 B 2134 C 1324 D 134 2। उत्तर A 1234। व्याख्या: हंटर शिक्षा आयोग 1 1882, रेले आयोग 2 1902। इसी के आधार पर 1904 का विश्वविद्यालय अधिनियम आया। सैडलर विश्वविद्यालय आयोग 3 1917, हार्टोग आयोग 4 1929। Q77 श्रम कल्याण के लिए विभिन्न नेताओं द्वारा किए गए कार्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. शशिपाद बनर्जी ने एक श्रमिक क्लब और समाचार पत्र भारत श्रमजीवी शुरू किया। 2. नारायण मेघाजी लोखंडे ने दीनबंधु समाचार पत्र का संपादन किया। 3. सोराबजी शाहपुरजी बंगाली ने बॉम्बे मिल एंड मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना की। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए कोल केवल 1 और 2, बी 1 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी केवल 2 और 3। उत्तर ए केवल 1 और 2। व्याख्या: कथन 1 और 2 सही हैं। शशिपाद बनर्जी ने 1870 में श्रमिक क्लब बनाया। NM लोखंडे, जिन्हें भारतीय श्रम आंदोलन का जनक माना जाता है, ने दीनबंधु के माध्यम से मजदूरों की आवाज उठाई। कथन 3 गलत है। बॉम्बे मिल एंड मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना NM लोखंडे ने की थी, न कि सोराबजी शाहपुरजी बंगाली ने। बंगाली ने 1878 में एक बिल लाने का प्रयास किया था। Q78 1859-60 के नील विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. विद्रोह का प्राथमिक कारण नील पर उच्च निर्यात शुल्क लगाने की सरकार की नीति थी। 2.
इस आंदोलन का नेतृत्व दिगंबर बिस्वास और विष्णु बिस्वास ने किया था। 3. सरकार ने पुलिस बल का प्रयोग करके विद्रोह को दबा दिया और कोई भी समझौतापूर्ण कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? ए खोल केवल 1, बी केवल 2, सी खोल केवल 3D 1 और 2। उत्तर बी खोल केवल 2। व्याख्या: कथन 2 सही है। नादिया जिले के दिगंबर और विष्णु बिस्वास ने किसानों का नेतृत्व किया था। कथन 1 गलत है। विद्रोह का मुख्य कारण ददनी प्रथा, अग्रिम भुगतान के तहत किसानों को नील उगाने के लिए मजबूर करना और उनका अत्यधिक शोषण था, न कि निर्यात शुल्क। कथन 3 गलत है। सरकार ने इस विद्रोह के बाद नील आयोग, इंडिगो कमीशन का गठन किया और स्वीकार किया कि किसानों को नील उगाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। Q79 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश भारत में हुए किसान विद्रोहों की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? 1. ये विद्रोह मुख्यतः अंग्रेजों द्वारा किसानों के शोषण पर केंद्रित थे और ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध थे। 2. कई किसानों ने औपचारिक न्यायिक तंत्र के माध्यम से अपने कानूनी अधिकारों का दावा करना शुरू कर दिया। 3. किसानों की शिकायतें मुख्यतः आर्थिक कठिनाइयों में निहित थीं। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3D 1, 2 और 3। उत्तर बी केवल 2 और 3। व्याख्या: कथन 2 और 3 सही हैं। 1857 के बाद के विद्रोह जैसे पावना विद्रोह अधिक संगठित थे और किसान अदालतों का सहारा लेने लगे थे। इनका मूल कारण लगान वृद्धि और साहूकारों का शोषण आर्थिक कारण था। कथन 1 गलत है। इस काल के अधिकांश विद्रोह सीधे ब्रिटिश शासन को उखाड़ने के लिए नहीं थे, बल्कि वे स्थानीय जमींदारों और साहूकारों के शोषण के खिलाफ थे। वे अक्सर ब्रिटिश कानून की सीमाओं के भीतर ही रहकर न्याय मांगते थे। Q80 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पीक ऑयल का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए. अधिकतम कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने के लिए उपलब्ध सबसे स्वच्छ और सस्ता वैकल्पिक ईंधन। बी. वो बिंदु जिस पर वैश्विक तेल उत्पादन अपनी अधिकतम दर पर पहुंच जाएगा और फिर अपरिवर्तनीय रूप से गिरावट शुरू हो जाएगी। सी. अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की उच्चतम दर्ज कीमत का बिंदु। डी. वो चरण जहां वैश्विक कच्चे तेल की मांग चरम पर होती है। उत्तर बी. वह बिंदु जिस पर वैश्विक तेल उत्पादन अपनी अधिकतम दर पर पहुंच जाएगा और फिर अपरिवर्तनीय रूप से गिरावट शुरू हो जाएगी। व्याख्या: विकल्प बी सही है। पीक ऑयल उस समय को दर्शाता है जब पृथ्वी से कच्चे तेल को निकालने की दर अपने उच्चतम स्तर पर होती है, जिसके बाद उत्पादन हमेशा के लिए कम होने लगता है क्योंकि स्रोत समाप्त होने लगते हैं। यह भूवैज्ञानिक सीमाओं पर आधारित है। Q81 आधुनिक भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। 1. चंपारण सत्याग्रह। 2. एका आंदोलन। 3. बारदोली सत्याग्रह। 4. तेलंगाना आंदोलन। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। ए 1 2 3 4, बी 1 3 4 2, सी होल 2 4 3 1, डी खोल 4 3 1, डी होल 4 3 2 1। उत्तर ए 1 2 3 4। व्याख्या: चंपारण सत्याग्रह 1 1917 गांधीजी का भारत में पहला सत्याग्रह। एका आंदोलन 2 1921 उत्तर प्रदेश के हरदोई, बहराइच आदि क्षेत्रों में। बारदोली सत्याग्रह 3 1928 वल्लभभाई पटेल के नेतृत्व में गुजरात में। तेलंगाना आंदोलन 4 1946-1951 हैदराबाद रियासत के जमींदारों के खिलाफ। Q82 तेभागा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. आंदोलन की मांग थी कि बटाईदारों को फसल की उपज का आधा हिस्सा देने के बजाय 2/3 हिस्सा दिया जाए। 2. 1940 के दशक में इसका नेतृत्व मुख्यतः बंगाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किया गया था। 3. इस आंदोलन के परिणामस्वरूप बरगादारी अधिनियम लागू हुआ जिसका उद्देश्य बटाईदारों के अधिकारों की रक्षा करना था। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए होल केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3D 1 2 और 3। उत्तर बी केवल 1 और 3। व्याख्या: कथन 1 सही है। तेभागा का अर्थ है 3 भाग। बटाईदार चाहते थे कि उन्हें उपज का 2/3 मिले और जमींदार को केवल 1/3। कथन 3 सही है। स्वतंत्रता के बाद बटाईदारों, बरगादारों के संरक्षण के लिए कानून बनाए गए। कथन 2 गलत है। इस आंदोलन का नेतृत्व कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ी अखिल भारतीय किसान सभा ने किया था, न कि कांग्रेस ने। Q83 आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन आई
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कई उदारवादी नेताओं ने 1881 और 1891 के कारखाना अधिनियमों का विरोध किया। कथन 2। उदारवादी नेताओं का मानना था कि ऐसे श्रम कानून श्रमिकों के लिए काम के घंटे, मजदूरी और काम करने की स्थिति को विनियमित करके भारतीय स्वामित्व वाले व्यवसायों द्वारा प्राप्त प्रतिस्पर्धात्मक लाभ को कमजोर कर देंगे। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए होल कथन आई और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन आई की व्याख्या करता है। बी होल कथन आई और कथन 2 दोनों सही हैं लेकिन कथन 2 कथन आई की व्याख्या नहीं करता है। सी होल कथन आई सही है लेकिन कथन 2 सही नहीं है। डी होल कथन आई सही नहीं है लेकिन कथन 2 सही है। उत्तर ए कथन आई और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन आई की व्याख्या करता है। व्याख्या: दोनों कथन सही हैं। प्रारंभिक राष्ट्रवादी नेताओं को डर था कि ये कानून ब्रिटिश उद्योगपतियों के इशारे पर लाए गए हैं ताकि भारतीय कपड़ा उद्योग की वृद्धि रोकी जा सके। उन्हें लगा कि इससे भारतीय मिलों की लागत बढ़ेगी और वे ब्रिटिश मिलों का मुकाबला नहीं कर पाएंगी। Q84 निम्नलिखित जानकारी पर विचार करें। 1. स्कूल पाठ्यक्रम 12 वर्ष का होना चाहिए तथा इंटरमीडिएट स्तर के बाद विश्वविद्यालय में प्रवेश मिलना चाहिए। 2. माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट शिक्षा के प्रबंधन के लिए एक अलग बोर्ड की स्थापना की जानी चाहिए। 3. विश्वविद्यालयों को केंद्रीकृत एकात्मक आवासीय शिक्षण संस्थान होना चाहिए। 4. महिला शिक्षा, व्यावसायिक और शिक्षक प्रशिक्षण पर जोर दिया जाना चाहिए। औपनिवेशिक भारत में निम्नलिखित में से किस शिक्षा आयोग ने इन प्रावधानों की सिफारिश की थी? ए होल हंटर आयोग, बी हार्टोग समिति, सी होल सैडलर आयोग, डी होल रैले आयोग। उत्तर सी सैडलर आयोग। व्याख्या: सैडलर आयोग 1917 इसे कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन के लिए बनाया गया था। इसने डिग्री कोर्स को 3 साल का करने और इंटरमीडिएट कॉलेजों को विश्वविद्यालय से अलग करने की सिफारिश की थी। Q85 यह अपने विकास के अंतिम चरण में एक छोटा और अपेक्षाकृत ठंडा तारा है। ये तारे बड़े तारों के अवशेष हैं और अवशिष्ट ऊष्मा के कारण अरबों वर्षों तक मंद चमक उत्सर्जित करते रह सकते हैं। ये ब्रह्मांड के सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले तारों में से हैं। उपरोक्त विवरण से इस खगोलीय पिंड की पहचान कीजिए। ए श्वेत बौना तारा, व्हाइट ड्वार्फ, बी न्यूट्रॉन तारा, सी लाल विशालकाय तारा, डी प्रोटोस्टार। उत्तर ए श्वेत बौना तारा। व्याख्या: श्वेत बौना जब एक मध्यम द्रव्यमान वाला तारा जैसे सूर्य अपना ईंधन समाप्त कर लेता है तो वो बाहरी परतें त्याग कर एक बहुत सघन और गर्म कोर छोड़ता है जो धीरे धीरे ठंडा होता है। Q86 अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. लाला लाजपत राय को AITUC का प्रथम महासचिव और दीवान चमन लाल को प्रथम अध्यक्ष चुना गया। 2. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन 1922 में एटक की सहायता के लिए एक समिति का गठन किया गया। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? एक होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल 1 और 2, दोनों डी होल न तो 1 और न ही 2। उत्तर बी होल केवल 2। व्याख्या: कथन 1 गलत है। प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे और प्रथम महासचिव दीवान चमन लाल थे। यहां पदों को आपस में बदल दिया गया है। कथन 2 सही है। कांग्रेस के गया अधिवेशन में मजदूरों और किसानों को संगठित करने के लिए एटक के साथ सहयोग का प्रस्ताव पारित हुआ था। Q87 औपनिवेशिक भारत में शिक्षा के विकास के संदर्भ में विलियम एडम की 1835, 1836 और 1838 की रिपोर्टें संबंधित थीं। ए सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत, बी प्रेसिडेंसी शहरों में विश्वविद्यालयों की स्थापना, सी बंगाल और बिहार में स्वदेशी स्थानीय भाषा शिक्षा की स्थिति, डी शिक्षा पर वुड के डिस्पैच का कार्यान्वयन। उत्तर सी बंगाल और बिहार में स्वदेशी स्थानीय भाषा शिक्षा की स्थिति। व्याख्या: विलियम एडम इन्होंने बंगाल और बिहार के गांवों का दौरा कर वहां की प्राथमिक शिक्षा पाठशालाओं पर रिपोर्ट दी थी जिसमें बताया गया था कि वहां शिक्षा की व्यवस्था बहुत लचीली और व्यापक है। Q88 भारत और भारतीय रियासतों में ब्रिटिश क्राउन की सर्वोच्च शक्ति पर निम्नलिखित सिफारिश पर विचार करें। सर्वोच्चता को सर्वोच्च रहना चाहिए और समय की बदलती आवश्यकताओं और राज्यों के प्रगतिशील विकास के अनुसार स्वयं को अपनाते हुए और परिभाषित करते हुए अपने दायित्वों को पूरा करना चाहिए। उपरोक्त सिफारिश किस समिति ने दी है? ए होल फ्रेजर आयोग, बी होल बटलर समिति, डी होल मैकलेगन समिति। उत्तर सी बटलर समिति। व्याख्या: बटलर समिति 1927 इसे भारतीय राज्य समिति भी कहा जाता है। इसने ब्रिटिश क्राउन और रियासतों के बीच संबंधों की जांच की और सर्वोच्चता पैरामाउंसी के सिद्धांत को पुख्ता किया।
Q89 शिक्षा नीति पर सरकारी प्रस्ताव 1913 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत सरकार ने संपूर्ण ब्रिटिश भारत में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी स्वीकार की। 2. प्रस्ताव में प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल 1 और 2, दोनों D होल न तो 1 और न ही 2। उत्तर B होल केवल 2। व्याख्या: कथन 1 गलत है। सरकार ने अनिवार्य कंपल्सरी शिक्षा की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया था, गोखले की मांग के बावजूद, हालांकि साक्षरता बढ़ाने का वादा किया था। कथन 2 सही है। इस नीति ने उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए हर प्रांत में कम से कम एक विश्वविद्यालय बनाने का लक्ष्य रखा था। Q90 हाल ही में निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम में भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन का शुभारंभ किया गया? A 2024 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29, B 2024 संयुक्त राष्ट्र CBD कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP16C रोम, इटली में FAO सम्मेलन 2023 का 43वां सत्र, D 18वां G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन 2024 रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। उत्तर 18वां G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन 2024 रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। व्याख्या: ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी, इसकी शुरुआत ब्राजील की अध्यक्षता में हुए G20 शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी। Q91 जयप्रकाश नारायण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. वो 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सह संस्थापकों में से एक थे। 2. वो 1954 में ग्रामदान आंदोलन में शामिल हुए। 3. उन्होंने घोषणा की कि दलीय राजनीति भारत के लिए उपयुक्त नहीं है और उन्होंने दलविहीन लोकतंत्र के लिए अभियान चलाया। 4. उन्होंने 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संपूर्ण क्रांति की वकालत की। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? A केवल 1, 2 और 4B केवल 2, 3 और 4C केवल 1 और 3D 1, 2, 3 और 4। उत्तर D 1, 2, 3 और 4। व्याख्या: सभी कथन सही हैं। जेपी ने CSP बनाई, भूदान ग्रामदान से जुड़े, बाद में सक्रिय राजनीति छोड़कर दलविहीन लोकतंत्र की बात की और इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। Q92 भारत में औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन रोजगार में धर्म, जन्म या वंश के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित किया। 2. इसने ब्रिटिश भारत में दास प्रथा में सुधार और क्रमिक उन्मूलन के लिए उपायों की सिफारिश की। 3. इसने भारतीय कानूनों के संहिताकरण और समेकन का प्रस्ताव रखा। उपर्युक्त प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम के हैं? A 1833 का चार्टर अधिनियम, B 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, C पिट्स इंडिया एक्ट 1784, D 1813 का चार्टर अधिनियम। उत्तर A 1833 का चार्टर अधिनियम। व्याख्या: 1833 का चार्टर, इसकी धारा 87 ने भेदभाव खत्म करने की बात की। इसी ने दास प्रथा खत्म करने का निर्देश दिया और इसी के तहत लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में पहला विधि आयोग संहिताकरण के लिए बना। Q93 MN रॉय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. उन्होंने कम्युनिस्ट पत्रिका वैनगार्ड के संपादक के रूप में कार्य किया। 2. उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल 1 और 2, दोनों D होल न तो 1 और न ही 2। उत्तर C होल 1 और 2 दोनों। व्याख्या: कथन 1 सही है। MN रॉय ने द वैनगार्ड ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पत्रिका का संपादन किया था, जो साम्यवादी विचारों के प्रसार का माध्यम थी। कथन 2 सही है। 1940 में कांग्रेस से वैचारिक मतभेदों के बाद उन्होंने रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की थी। Q94 ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। 1. मुस्लिम लीग द्वारा लाहौर प्रस्ताव। 2. कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव। 3. क्रिप्स मिशन का भारत आगमन। 4. कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना। उपरोक्त में से कितनी घटनाएं लॉर्ड लिनलिथगो के भारत के वायसराय 1936-44 के कार्यकाल के दौरान घटित हुईं? A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल केवल 3, D होल सभी 4। उत्तर C केवल 3। व्याख्या: लाहौर प्रस्ताव 1940
भारत छोड़ो प्रस्ताव 1942 और क्रिप्स मिशन 1942 लिनलिथगो के कार्यकाल में हुए। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी फो गलत है। इसकी स्थापना 1934 में हुई थी, जब लॉर्ड विलिंगडन वायसराय थे। Q95 नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG के कार्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर एवं मुहर सहित वारंट द्वारा की जाती है। 2. भारतीय संविधान के अनुसार CAG संघ और राज्यों के खातों की लेखा परीक्षा के लिए जिम्मेदार एकमात्र प्राधिकरण है। 3. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? A. होल केवल 1 और 3B केवल 2 और 3C केवल 1 और 2 D होल 1, 2 और 3। उत्तर D 1, 2 और 3। व्याख्या: तीनों कथन सही हैं। अनुच्छेद 148 के तहत राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। ये संघ और राज्यों दोनों के लिए एकमात्र ऑडिटिंग बॉडी हैं और इनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए इनका वेतन संचित निधि पर भारित होता है। Q96 भारत में ब्रिटिश शासन के संदर्भ में वायसराय और उनके शासनकाल के दौरान घटित महत्वपूर्ण घटनाओं के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। वायसराय, उनके शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण घटनाएं। 1. लॉर्ड विलिंगडन, कलकत्ता से दिल्ली राजधानी का स्थानांतरण। 2. लॉर्ड रीडिंग, स्वराज पार्टी की स्थापना। 3. लॉर्ड चेम्सफोर्ड, जलियांवाला बाग हत्याकांड। 4. लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, भारत सरकार अधिनियम 1935 का अधिनियमन। ऊपर दिए गए युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल केवल 3, D होल सभी 4। उत्तर B होल केवल 2। व्याख्या: युग्म 2 और 3 सही सुमेलित हैं। स्वराज पार्टी 1923 रीडिंग के समय और जलियांवाला बाग 1919 चेम्सफोर्ड के समय हुआ। युग्म 1 गलत है। राजधानी स्थानांतरण 1911 लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय हुआ था। युग्म 4 गलत है। 1935 का अधिनियम लॉर्ड विलिंगडन के समय पारित हुआ था। Q97 1947 के सीमा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसकी अध्यक्षता सर सिरिल रैडक्लिफ ने की थी। 2. सीमा आयोग का निर्णय 15 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता की औपचारिक घोषणा से पहले सार्वजनिक कर दिया गया था। 3. तेज बहादुर सप्रू सीमा आयोग के भारतीय सदस्यों में से एक थे। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? हैं A होल केवल 1, B केवल 1 और 2C केवल 1 और 3D 1, 2 और 3। उत्तर A केवल 1। व्याख्या: कथन 1 सही है। विभाजन रेखा खींचने के लिए रैडक्लिफ की अध्यक्षता में आयोग बना था। कथन 2 गलत है। रैडक्लिफ अवार्ड 17 अगस्त 1947 को सार्वजनिक किया गया था, आज़ादी के 2 दिन बाद। कथन 3 गलत है। आयोग में कांग्रेस और लीग के सदस्य न्यायाधीश थे, सप्रू इसके सदस्य नहीं थे। Q98 व्यापार विवाद अधिनियम 1929 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. अधिनियम ने विशुद्ध रूप से राजनीतिक प्रकृति की ट्रेड यूनियन गतिविधि पर रोक लगा दी। 2. इसने किसी भी प्रकार के उद्योग में हड़ताल को अवैध बना दिया। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? हैं A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल 1 और 2। दोनों D होल न तो 1 और न ही 2। उत्तर A केवल 1। व्याख्या: कथन 1 सही है। इस कानून ने उन हड़तालों और तालाबंदी को प्रतिबंधित किया जिनका उद्देश्य केवल राजनीतिक दबाव डालना था। कथन 2 गलत है। इसने सभी हड़तालों को अवैध नहीं बनाया, बल्कि सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं, रेलवे, डाक आदि में बिना पूर्व सूचना के हड़ताल करने पर रोक लगाई थी। Q99 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार करें। 1. स्वामी सहजानंद सरस्वती। 2. NG रंगा। 3. इंदुलाल याज्ञिक। 4. NM लोखंडे। उपरोक्त में से कितने लोग अखिल भारतीय किसान सभा के गठन या गतिविधियों से जुड़े थे? A होल केवल 2, B होल केवल 3, C होल सभी 4, D होल केवल 1। उत्तर B केवल 3। व्याख्या: सहजानंद सरस्वती, NG रंगा और इंदुलाल याज्ञिक अखिल भारतीय किसान सभा 1936 के मुख्य संस्थापक और नेता थे। NM लोखंडे 4 गलत है। वे मुख्य रूप से श्रमिक लेबर आंदोलनों से जुड़े थे, किसान आंदोलनों से नहीं। Q100 भारत में समर्पित माल गलियारों DFC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
एक, ये माल परिवहन के लिए विशिष्ट सड़क मार्ग हैं जो सड़क मार्ग से तीव्र पारगमन के कारण उच्च परिवहन क्षमता प्रदान करते हैं। 2. पश्चिमी समर्पित माल गलियारा WDFC मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल को उत्तर प्रदेश में दादरी से जोड़ता है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? एक होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल 1 और 2, दोनों डी होल न तो 1 और न ही 2। उत्तर बी होल केवल 2। व्याख्या: कथन 2 सही है। WDFC दादरी ऊपी से JNPT नवी मुंबई तक फैला हुआ है। कथन 1 गलत है। समर्पित माल गलियारा DFC रेलवे मार्ग है, सड़क मार्ग नहीं। यह केवल मालगाड़ियों के लिए बनाई गई विशेष पटरियां हैं।